Welcome to my channel Learn with NKB. Today we will talk about old MPTET 2018 पेपर। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो पेपर हुआ था मिडिल स्कूल के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ये पुराना है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें अपकमिंग आने वाली एग्ज़ाम के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर उसमें आते हैं। तो अभी हमारा जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो पेपर आने वाला है सितंबर में, उसकी जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए हम एक तरह से देख सकते हैं कि किस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में का अनुभव कराया जाना चाहिए। यानी जॉन डीवी के अनुसार जो बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में किस प्रकार ट्रीट किया जाना चाहिए। तो पहला है नियम, अनुशासन, प्रायोगिक जागरूकता या लोकतंत्र। तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको विद्यालय में एक तरह से लोकतंत्र वाला माहौल क्रिएट करके हम उसको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र होगा, उसे अपने सवाल पूछने की आज़ादी होगी, उसे कुछ नया करने की आज़ादी होगी, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकेगा और अपना जो माइंड होता है उसका पूरा विकास कर सकेगा, उसका पूरा दिमाग लगा के जो भी कार्य है वो। तो इसका आंसर है लोकतंत्र। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। विकास की जो अवस्था होती है उनका जो सही क्रम है वो क्या है? फर्स्ट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ता। यानी कि ये जो बच्चे की बड़े होने की जो अवस्था होती है उसका क्रम क्या होता है? तो इसका तो पहला वाला ही सही है, शैशवावस्था। यानी बच्चा पहले शैशव होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ता आती है। शैशवावस्था होती है वो 1 साल से 5 साल के बीच की होती है। बाल्यावस्था होती है वो 6 साल से 12 साल की होती है। किशोरावस्था 13 साल से 18 की होती है और उसके बाद में प्रौढ़ता की स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। गरीब बच्चों के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। डायरिया, HIV, चेचक या मधुमेह। तो इसका आंसर होगा HIV। बहुत सारे बाल विकास में ऐसा होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सभी एक जैसे लगते हैं, 25, 25, 25। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन सा सही होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहता है कि एक इन चारों में से एक तो सही होगा। तो इसमें जो ज़्यादा परसेंटेज अपन को लगता है 26 कि हाँ ये हो सकता है, तो उसको अपन को राइट करना चाहिए। डायरिया बीमारी के कारण भारत में 1 से लेकर 5 साल के बच्चों को इससे बहुत ही ज़्यादा मरते हैं। सेकंड बीमारी है ये जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मरते हैं। इसके करीबन इंडिया में 7 लाख बच्चे हर साल मरते हैं डायरिया के कारण। चलते अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय है। किशोर अपराधी जो बच्चे होते हैं, किशोर यानी किशोरावस्था कब से स्टार्ट होती है? किशोरावस्था स्टार्ट होती है 13 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो उसमें किशोर अपराधी के उपचारात्मक यानी उनको सही कैसे करें, तो उसके बारे में कठोर अनुशासन बनाए रखना। यानी किशोर अपराधी जो होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए? नहीं, ये रॉन्ग होगा। सेकंड है पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। तो सेकंड वाला सही होगा। यानी जो किशोर अपराधी होते हैं उनके उपचारात्मक उपाय कैसे कर सकते हैं? उनको पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के द्वारा उनका उपचार कर सकते हैं। पृथक उपचार, कठोर दंड का तो होते ही नहीं है, क्योंकि आजकल की एजुकेशन जो हो गई वो बाल केंद्रित हो गई। यानी इसके जो सेंटर में होता है वो बच्चा होता है कि उसको कैसे ट्रीटमेंट करके अच्छा एक पर्सन बनाया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है?
तो ये जो नियम सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन को याद करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर होते हैं, लगभग 70% जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको समझ के आंसर देना होता है। बाकी जो 30% होते हैं वो ऐसे आते हैं सिद्धांत किसने दिया, और ये वाले इनको हमें अपने मेमोरी में रखना पड़ता है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? भावनात्मकता बुद्धिमत्ता जो शब्द है इस पे हम फोकस करेंगे कि भावनात्मक बुद्धि का एक पहलू और नहीं है, जैसे कि नहीं है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि वो पूछ रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहलू नहीं है। तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें 3 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पहलू होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे और एक नहीं होगा, उसको ढूंढना है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बच्चा अपने को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपने टीचर को सुनता है और उन्होंने क्या कहा उनको अपनी भाषा में या उनको समझ के एक्सप्रेस कर सकता है। और सेकंड वाला मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, उसमें बच्चों के में मूल्यांकन में सभी चीज़ों का मूल्यांकन होता है, जैसे उसकी रुचियाँ होती है, उसकी कौन कौन में रुचि होती है, अभिरुचि, अभिवर्ती, मानसिक योग्यता, इन सभी का मूल्यांकन होता है। क्यूनिन एवं हंगा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी कि बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बड़ी है, इसमें गुणात्मक और परिणात्मक जो परिवर्तन होते हैं बालकों में उनका मूल्यांकन किया जाता है। चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है, यानी वो कौन सा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी भाषा को बच्चा एक्वायर करता है, ये चाहे वो भारत का हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो या कहीं का भी बच्चा हो, वो किस क्रम में भाषा को अर्जित करता है। तो जो क्रम होता है वो क्या होता है, बच्चा भाषा को किस प्रकार अर्जित करता है, वो सबसे पहले तो क्या करता है, भाषा को अपने कानों से सुनता है। और पहले तो वो बच्चा अपने कानों से सुनेगा कि अपने आसपास वातावरण में कैसी भाषा बोली जा रही है, उन शब्दों को पकड़ेगा, फिर बाद में क्या करेगा, उनको बोलने की कोशिश करेगा। तो पहले आएगा श्रवण आएगा, फिर कथन, और फिर उसके बाद वो पढ़ेगा, जो शब्द होते हैं उनको पढ़ेगा कि क्या लिख रखा है। जैसे बालक सीखता है पहले आ ऐसे बोलता है, और उसके बाद में लास्ट वाला जो सीक्वेंस होता है वो उसके बाद उसको लिखना सीखता है। पहले उसको बोलेगा, वो पढ़ेगा उसको। तो इसका जो आंसर होगा वो श्रवण, कथन, पठन, लेखन, 4th जो वाला है वो इसका राइट आंसर। 8th क्वेश्चन है, सामान्य छात्रों के साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। यानी सामान्य छात्रों के साथ वंचित समूह के छात्रों को, वंचित समूह से मतलब जो बालक जिनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है उन्हें वंचित समूह के छात्र जो कहते हैं। तो उनके लिए कौन सी शिक्षा का प्रकार उपयोग में किया जाता है। ऐसे बहुत से बालक हैं जिनके पास आधारभूत जो सुविधा होती वो नहीं होती है, वो उनसे वंचित होते हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF 2005 में इसका प्रावधान किया गया कि इन बच्चों में और जो सामान्य छात्र उनके बीच में समावेश और उनके साथ पढ़ सके ऐसा माहौल क्रिएट करना इसकी अवधारणा है। तो सामान्य छात्रों के साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न में से कौन सा है, वो है समावेशी शिक्षा, फर्स्ट वाला। इसमें वंचित छात्र के बच्चों को सामान्य छात्र के साथ पढ़ाया जाता है, उनको ऐसी सुविधा दी जाती ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है ये, सेवा की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को क्या कहता है, पार्श्वीकरण। 10 क्वेश्चन की ओर, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक जो मूर्ति बनाने वाला था उसको किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो उसको बुद्धि की आवश्यकता होती है स्थानिक बुद्धि की। स्थानिक जो बुद्धि होती है वो
कई बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में एक क्षेत्र है जो स्थानिक निर्णय और मन की आंखों से कल्पना करने की क्षमता से संबंधित है। यानी जो मूर्ति बनाता है उसको क्या करना होता है, उसको अपनी उसमें कल्पना करने की शक्ति बहुत ही अधिक होती है। वो अपनी कल्पना के द्वारा एक मूर्तिकार एक मूर्ति को एक साकार रूप प्रदान करता है। बहुप्रतिभा सिद्धांत। बहुप्रतिभा का सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है, उन्होंने दिया था ये। और उसके अनुसार क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें सब में बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है प्रतिभा, जो सभी बालकों में या तो 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 7 बराबर रूप से होती है। लेकिन एक प्रतिभा तो लगभग सब में होती है। कोई बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, कोई खेलने में और कोई किसी चीज़ में होता है। तो ये हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार है कि उसमें प्रत्येक 7 प्रकार की बुद्धि होती है, जो किसी में 2 होती है, किसी में कितनी होती है। 11 क्वेश्चन, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आँख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, उत्कृष्ट मोटर कौशल। इसके अनुसार उत्कृष्ट मोटर कौशल के अनुसार मांसपेशियों, कंकाल और तंत्रिका तंत्र को एक साथ काम करना होगा। उत्कृष्ट मोटर कौशल में इन जो मांसपेशियां, कंकाल, इन सभी को एक साथ कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? उस अर्थहीन यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उस भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं? बड़बड़ाहट कहते हैं, टेलीग्राफ भाषण, रोना या वाक्य विनाश। यानी जो बच्चा होता है वो पहले ध्वनि कैसे करता है, वो वाक्य विनाश तो बनाता ही नहीं। एक क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ होती है कि हमें जिनका आंसर पता नहीं होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि जो चारों हैं, चारों क्वेश्चन में से कि एक तो बिल्कुल ही गलत है, तो हम इनको एक चारों में से इनको काटने की विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। यानी कि जैसे चौथा वाक्य विनाश, बच्चा शुरू में ही वाक्य विनाश नहीं बना सकता है, तो चौथे वाले को हम पहले ही रोंग कर देते हैं। टेलीग्राफिक भाषण यानी टेलीग्राफिक स्पीच भी नहीं कर सकता है, तो सेकंड वाला भी बिल्कुल गलत होगा। अब 2 बचे अपने पास, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, यानी बड़बड़ाहट या रोना। तो बच्चा होता है वो सर्वप्रथम क्या करता है, बड़बड़ाहट या रोना, इन दोनों में से क्या करता है वो? रोना नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अर्थहीन भाषण की पहली भाषा है। जो बच्चा रोता है उसमें अर्थहीन भाषण नहीं करता, बोलता नहीं, रोता है क्यों? उसको भूख लगती है या किसी की ज़रूरत होती है तो वो रोता है, लेकिन वो भाषण नहीं करता। भाषण में क्या होता है? बोलना होता है। तो वो कोशिश कैसे करता है? बड़बड़ाहट के द्वारा करता है, बबलिंग के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, बबलिंग, बड़बड़ाहट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बिना बना रहे। यानी किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नकारात्मक पुनर्बलन। यानी चौथा वाला जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो इसका सही आंसर होगा। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है रिफ्रेशमेंट। पुनर्बलन मतलब ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। जो पुनर्बलन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और सेकंड होता है नेगेटिव, नकारात्मक पुनर्बलन। क्या होता है? जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो अपन को उसको अप्रिशिएट करके उसके कार्य की जो अनुक्रिया होती है उसकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं कि आप वेरी गुड, ऐसे जो कॉपी में दिए जाते हैं उनको, वो पुनर्बलन ही है। और वो है पॉजिटिव रिफ्रेशमेंट, यानी उसमें पॉजिटिव
पुनर्बलन दिया जा रहा है। और नेगेटिव में क्या होता है, वो अगर गलत कार्य कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा, तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। तो इससे वो पढ़ने की जो अनुक्रिया होती है उसको समाप्त करके वो पढ़ने लग जाता है। तो ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। इसका जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिक कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? इवान पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? वो कुत्ते पे किया था। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का जो प्रयोग था वो इस प्रकार किया था। उन्होंने कुत्ता होता है उसको एक बॉक्स में रखा था और उसकी जो लार ग्रंथि उसको एक बॉक्स से जोड़ दिया गया था। तो उसकी जो लार, कुत्ते की जो लार एकत्रित होती थी वो उस बॉक्स में, उस बोतल में हो जाती थी वो। तो उन्होंने क्या करते वो कि घंटी बजाते और उसके बाद कुत्ते को खाना देते थे। और इस प्रकार उनकी क्रिया बहुत बार उन्होंने दोहराई, यानी घंटी बजाना और फिर बाद में खाना देना। तो जो कुत्ते का माइंड था ऐसे सेट हो गया कि घंटी बजने पे अपन को खाना मिलेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब उस घंटी बजाते थे और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती कि उसको खाना मिलने वाला। तो एक उसको चरणों के बाद उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते के जो लार थी वो उसी तरह बन रही थी जैसे उसको खाना बनाने वाला। तो इसको शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिक कंडीशन का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? तो तटस्थ प्रेरणा थी वो क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस, वो थी घंटी, यानी घंटी बजने पर उसको ऐसा एहसास होता है कि उसको खाना मिलने वाला है। तो तटस्थ प्रेरणा क्या थी उसमें? घंटी। तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक, इसका आंसर क्या है? समाधान। समाधान तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक समाधान के साथ ही समाप्त होता है। बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं। बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं। आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ही सही होगा, क्योंकि आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों कारक बुद्धि के विकास के संबंध में दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों तीनों, अगर पहला वाला अपन को सही मिल गया तो दोनों तीनों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों गलत है। क्योंकि आनुवंशिक और वातावरण दोनों कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे के विकास में, बुद्धि के विकास में। अगर इनमें से एक भी कम होगा तो बच्चे का बुद्धि का विकास सही प्रकार से नहीं होगा। शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है? इस एग्जाम में ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन या किसी विशेष, मतलब किसी टॉपिक पे 1 से 2 क्वेश्चन आ गए। तो इसका एक 14 वाला क्वेश्चन भी था क्लासिक कंडीशनिंग पर, और एक ये वाला 17 वाला भी इसी पे है। तो इसका मतलब बच्चों पे, मतलब विद्यालय पे क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो पहला वाला है शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। तो ये वाला सही नहीं होगा। शिक्षक को कक्षा में हो रही, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, जो एकदम मतलब आदर्श स्थिति होती है वो वाला ही उत्तर इसका सही होता है कि इन सब में चारों में से आदर्श स्थिति कौन सी है। शिक्षक को कक्षा में हो रही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। शिक्षक के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं, तो ये वाला भी गलत होगा। तो अपना जो बचा हुआ वो कौन सा है? 4th वाला। शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए भी दंड देना चाहिए। यानी वही वाला कि जो पुनर्बलन होता है, क्या होता है वो कि ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, यानी अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको हम पुनर्बलन देते हैं, उसको सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। यानी उसको कॉपी में गुड़ देना या उसको कोई
चॉकलेट देना, तो इस तरह उसको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उसको वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार ये सकारात्मक पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक है। और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है, यानी कोई गलत कार्य कर जाता है उसके लिए उसको दंड दिया जाता है ताकि वो रुक सके। तो और वो जो वापस कर रहा है उसकी अनुक्रिया वो नहीं करे, इसके लिए नकारात्मक दंड दिया जाता है। 18वां क्वेश्चन, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। डर से संबंधित इसकी डर कब लगता है, डर जब लगता है जब चिंता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चिंता डिसऑर्डर। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें चिंता डिसऑर्डर होता है। एजॉइंट टी, तीनों गलत। 19वां क्वेश्चन है, दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। जिसका आंसर होगा वो क्या होगा, मनोविश्लेषण के अनुसार दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार करने के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। 20 क्वेश्चन, कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, तो यह उनके को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है, जिसका आंसर है वो चौथे वाला, अधिगम शैलियों के द्वारा। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रकार की अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसको करने में सक्षम होते हैं। 21 क्वेश्चन, विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए। यानी विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, गाइडेंस प्राप्त करने के लिए किस पर ध्यान होना चाहिए, तो अपने दोस्त पे होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्त पे नहीं होना चाहिए, माता पिता पे, पड़ोसियों पे, तीनों गलत है। और विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान स्वयं पे होना चाहिए, यानी अपन को ही क्लास में अच्छे नंबर लाने, किसी से आगे बढ़ना, तो मार्गदर्शन किसका प्राप्त होना चाहिए, स्वयं का। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमने सोच लिया या किसी बच्चे ने सोच लिया कि हमें ये कार्य करना है या इसी से आगे बढ़ना है, इस सब्जेक्ट में अच्छा करना है, तो वो क्या करेगा, मार्गदर्शन किससे प्राप्त करेगा, खुद से, कि अपन को क्या करना है। 22 क्वेश्चन, वो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका है बंडूरा ने किया था। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें याद करना होता है, इनमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है या बिल्कुल नहीं होती है। वो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था, बंडूरा ने। कौन मानता है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। तो इसका भी वैसा है कि सही कि ये याद करना पड़ता है अपन को, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। कौन मानता है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए एक प्राकृतिक प्रवृत्ति उभरना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जॉन डुई, फोर्थ वाला। 24 30 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और रह गए। 24 के बाद, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। मास्लो जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की, मास्लो जो वैज्ञानिक थे वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया था। और उनकी जो मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसमें से जो सबसे ऊपर था वो कौन सा था, वो था विकास अवस्था, ग्रोथ नीड्स। और इन आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद आत्मसम्मान तथा दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता का अनुभव करने लग जाता है जो व्यक्ति होता है वो, और संज्ञानात्मक आवश्यकता की ओर बढ़ता है उसके बाद में। 25 क्वेश्चन, माता पिता लिंग स्टेरियोटाइप में कैसे सहायता करते हैं। जो माता पिता हैं वो लिंग स्टेरियोटाइपिंग में कैसे
सहायता। तो स्टेरियोटाइपिंग टाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। माता माता पिता बच्चों की पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। 26 क्वेश्चन, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाली भाषा अर्जन प्रवृत्ति अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो जो इसका आंसर होगा वो नोम चोम्स्की ने क्या किया? सभी बच्चों में सार्वभौमिक यानी सभी जगह पूरे वर्ल्ड में पाई जाने भाषा अर्जन प्रवृत्ति की अवधारणा प्रस्तुत किसने की? नोम चोम्स्की ने। यानी जो बच्चा होता है वो सभी पूरे देश में एक ही प्रकार से सीखता है। एक ही प्रकार का मतलब सुनना फिर बोलना। 27 क्वेश्चन, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध की क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है विलोप। 28 क्वेश्चन, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसकी सबसे आदर्श स्थिति कौन सी होगी? जिसे अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, जिसके साथियों के साथ खराब संबंध है या एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी जो सामान्य बच्चों से अलग है, यानी उसमें किसी प्रकार की दिव्यांगता होती है, तो उसमें विशेष आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे हर स्कूल या क्लास में लगभग एक या ऐसे होते हैं, जिससे अपना घर कार्य पूरा करने समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, यानी उसकी जो क्षमता है, बहुत सारे बच्चे चल नहीं पाते हैं या कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम को कहा जाता है, उसको कहा जाता है शिक्षण के सूत्र। सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियम को क्या जाता है? शिक्षण के सूत्र। और लास्ट क्वेश्चन, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात सेरिब्रल पॉल्सी को द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सर विलियम ओसलर के द्वारा। ऐसे इसमें भी लगभग 30 में से 5-6-7 प्रश्न ऐसे आए होंगे जिनके अपन को आंसर याद रखने होते हैं। तो शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया है? सर विलियम ओसलर के द्वारा। तो इस तरह हमारा ये पेपर का डिस्कशन था वो समाप्त हुआ, और हमारी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर होगी। लेट हो सकती है लेकिन वो होगी ज़रूर। इसी के साथ आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।